तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जितने क्राइम के महारथी हैं, इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में जिनका नाम है, उन सभी का एक उन सभी की बात कहनी है। और उनका ये कहना है कि किसी भी क्राइम सीन को अगर कोई पढ़ ले तो फिर उस क्राइम को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। अब यहाँ पढ़ ले का मतलब ये होता है कि क्राइम सीन एक किताब की जैसी है और आपको उस किताब का कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ना है। अब इसको दूसरे तरीके से ऐसे बताया गया है कि एक क्राइम सीन में शामिल हर छोटी से छोटी चीज़ काफ़ी मायने रखती है और वो केस को बदल सकती है, केस को सुलझा सकती है। जैसे अगर किसी कमरे के अंदर कोई क्राइम होता है तो उस कमरे में रखे जितने सामान हैं वो तो है ही हैं, साथ ही फर्श, छत और दीवार ये भी अपने आप में बोलते हैं, ये भी कई बार सबूत उगलते हैं। तो एक अच्छा अफसर वही है, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, जो क्राइम सीन पे बारीक नज़र रखे और छोटी से छोटी चीज़ देखे। कई ऐसी मैंने आपको कहानियाँ सुनाई कि कैसे खून के कतरे से केस सॉल्व हो गया, दीवार पे कुछ निशान से हो गया, या और भी ऐसी ना मालूम कितनी कहानियाँ। छोटी छोटी चीज़ें जिसको कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है, अगर उन चीज़ों को ध्यान से परखा जाए तो केस सॉल्व हो सकता है। आज की कहानी ऐसी एक कहानी है जिस पर सिर्फ चाय के 2 खाली कप, उसकी वजह से एक कैसे मर्डर मिस्ट्री सुलझाई जाती है। और उस खाली कप को देखने के बाद किस तरीके से जो पुलिस की टीम थी, इन्वेस्टिगेटिंग टीम, उनकी पारखी नज़र वो ये देख के भी पता कर लेते हैं कि ये उनका क्या मतलब, हम आप भी ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर कोई चाय पिए घर में या ऑफिस में कहीं और खाली कप रखा हुआ है तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये कितनी देर से पहले ये कप रखा हुआ है, कब चाय पी गई होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इशारा कर देती हैं कितनी पुरानी है, कितने घंटे या कितने मिनट की। तो आज की कहानी 2 चाय की प्याली और उससे कैसे सुलझी एक मर्डर मिस्ट्री। ये कहानी कर्नाटक के उडुपी की है, उडुपी शहर की कहानी है। उडुपी शहर में एक परिवार में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था विशाल गनिगा। विशाल गनिगा बड़ी होती है उडुपी में, फिर उसके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। शादी एक NRI से होती है और उसका नाम है रामाकृष्णन। रामाकृष्णन भी उडुपी का रहने वाला, लेकिन फिर नौकरी के लिए वो दुबई चला जाता है और दुबई में ही काम करता है और दुबई में ही रहने लगता है। शादी के बाद विशाल गनिगा, विशाला बल्कि गनिगा, ये भी पहुंच जाती है दुबई और अपने पति के साथ रहती है। अब विशाला और रामाकृष्णन दुबई में रहते हैं। कुछ वक्त के बाद इनकी एक बेटी होती है। ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। दुबई से छुट्टियों में ये लोग अक्सर घर भी आते हैं। अभी इसी मार्च के महीने में रामाकृष्णन और विशाला और उनकी बेटी छुट्टियां मनाने के लिए इंडिया आए। और मार्च में, तब आपको याद होगा कि मार्च एंड से पहले कोरोना का कहर नहीं था अपने देश में। असल में ये अप्रैल मई से शुरू हुआ जो सेकंड वेव था, तो हालात ठीक थे। काफ़ी वक्त से ये लोग आए नहीं थे, तो मार्च में आए और उसके बाद कुछ वक्त रहे और फिर चले गए। जाने के बाद फिर जुलाई में, 2 जुलाई को विशाला अपनी बेटी को लेके इंडिया आ जाती है और सीधे अपना उडुपी घर पहुंचती है। उडुपी शहर में विशाला के माँ बाप रहते थे और जहाँ पे माँ बाप रहते थे उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक तरह से विशाला का ससुराल कहें, ससुराल इसलिए भी कहें कि जो पति है उसने एक घर खरीद रखा था रामाकृष्णन ने, तो वो उस घर में, वहाँ पे घर भी था और उसकी चाबी विशाला के पास थी, चूँकि पति तो दुबई में है और ससुराल का कोई वहाँ पे रहता नहीं था उस घर में। तो जब विशाला आई जुलाई में 2 को, तो अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन के बाद 12 जुलाई 2021, जुलाई का अभी ये महीना चल रहा आखिरी, तो आप मान के चलिए करीब 18 दिन पुरानी बात है ये। 12 जुलाई की सुबह करीब 11 बजे विशाला अपने घर से अपनी मम्मी पापा से ये कहकर निकलती है कि कुछ बैंक का काम है, रामाकृष्णन ने कुछ पैसे और बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ से भेजी हैं, तो मैं बैंक जा रही हूँ और अभी लौट कर आती हूँ। क्योंकि उसी शहर में पली बढ़ी, सब कुछ वाकिफ़ थी। विशाला अपने माँ बाप से कहकर घर से निकल जाती है। दोपहर हो जाता है, विशाला घर नहीं लौटती। अब माँ बाप को लगता है, और फ़ोन करते हैं कि कहीं किसी दोस्त या किसी के पास पहुँच गई होगी, लेकिन फ़ोन बंद। तब उन्हें चिंता होती है।
फिर वो पता करते हैं, पर विशाला की कोई खबर नहीं मिलती। फ़ोन भी बंद, विशाला की कोई सूचना भी नहीं। अब माँ बाप को चिंता होती, फिर उन्हें अचानक लगता है कि शायद विशाला किसी काम से अपने घर चली गई हो, जो पति के घर है रामाकृष्णन, जो वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। तो अब माँ बाप अपनी बेटी को तलाशते तलाशते उस घर पे पहुँच जाते हैं, जो एक तरह से ससुराल था विशाला का। घर जाकर वो दरवाजे को नॉक करते हैं, दरवाज़ा खुलता नहीं, लेकिन फिर अचानक वो धक्का देते हैं तो देखते हैं दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ है, बंद नहीं है। माँ बाप अंदर दाखिल होते हैं। अंदर जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं। ड्राइंग रूम में विशाला फर्श पर पड़ी थी, बेसुध। जिस तरीके से पड़ी थी, पहली नज़र में देख के ही माँ बाप का दिल जो है बैठ जाता है। वो भागते हैं, बदहवास चेक करते हैं, सांसें चल नहीं रही थी। पास में एक तार पड़ा हुआ था, गले पे निशान था। उसको देख के साफ लग गया कि इस तार से ही गला घोंटकर विशाला को मारा गया। विशाला के घर से जब निकली थी तो उसने सोने के जेवर पहने हुए थे, गले में चेन था, अंगूठी थी, कड़े थे, वो सारी चीज़ें गायब थी। और घर के कुछ सामान सारे जो है इधर उधर बिखरे पड़े थे। खैर, फ़ौरन विशाला के पिता ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस की टीम फ़ौरन पहुंचती है। विशाला को की लाश को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ऑफिशियली डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर करते हैं। अब पुलिस अपनी जांच करती है। इस दौरान में पता चलता है कि विशाला भी एक NRI है, पति वहाँ है। दुबई में फ़ोन किया जाता है, पति भी बदहवास रोने लगता है। फिर वो कहता है कि वो आ रहा है इंडिया। अब इधर पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू करती है, पूरे घर की, क्राइम सीन की बारीक नज़र से। इधर चूँकि एक NRI के मामला था कत्ल का, उडुपी पुलिस भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मीडिया में अगले दिन खबर आ चुकी थी। 6 पुलिस अफसरों की एक स्पेशल टीम बनाई जाती है इस मर्डर केस को सुलझाने के लिए। अब ये 6 पुलिस जो टीम थी वो तफ्तीश करती है, घर के कई बार दौरे करती है। सारी चीज़ें देखकर ये साफ था कि माँ बाप से पूछताछ के बाद भी कि पति पत्नी के रिश्ते अच्छे थे, शादीशुदा ज़िंदगी खुश थी, वो भी खुश थी, लेकिन सारे जेवर बदन से गायब थे, घर से सामान गायब था। तो यही था कि ये मामला रॉबरी का है, लूटपाट का है। लेकिन तभी उनमें से एक पुलिस वाले की नज़र ड्राइंग रूम में टेबल पर चाय की 2 प्याली पर पड़ी और उन दोनों में थोड़ी थोड़ी चाय बची हुई थी। वो चाय का कप देखता है, उसके बाद किचन की तरफ जाता है। जब वो किचन में पहुंचता है तो देखता है कि स्टोव पर एक बर्तन है और बाकायदा उस बर्तन को देख के लगता था कि चाय इसी में बनाई गई है और उसमें भी चाय की पत्ती और चाय के थोड़े से चाय बची हुई थी। चाय छलनी भी वहीं थी और कुछ चाय शायद ढालते वक्त गिरी थी तो वो भी, उसकी बूंदें भी वहाँ पड़ी थी। और इन सब चीज़ों को देखकर उसे एहसास हो गया था कि कुछ वक्त पहले, क्योंकि करीब सुबह 11 बजे निकली थी विशाला, 2 से 3 के बीच में माँ बाप घर पहुँचे थे उसके, और फिर आधा 1 घंटे में पुलिस, तो ये पता चल गया था कि चाय जो है ये आज ही की बनी हुई है। अब पुलिस पूछताछ करती है कि और कौन लोग हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं, जानने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, पति तो दुबई में है और कोई यहाँ आता नहीं था, चाबी विशाला के पास थी। लेकिन वो 2 कप देखकर पुलिस के पास ये था कि कोई ना कोई शख्स यहाँ आया, और चाय की प्याली को देख के ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो जो भी था अनजान नहीं था, क्योंकि अनजान लोगों के लिए कोई चाय नहीं बनाता। आपका कोई जानकार हो और ख़ासतौर पर आप अकेले हैं, महिला हो, तो फिर आप घर में बुलाकर अनजान मेहमानों को नहीं बिठाते, चाय नहीं पिलाते। तो इसका मतलब है जो भी है जानने वाला। अब यहाँ से पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की कि कौन हो सकता है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इस दौरान में अब विशाला की पूरी शादीशुदा ज़िंदगी और उसके बारे में भी अब पुलिस ने जानना शुरू किया कि ये लोग हैं क्या। उडुपी में एक इलाका है ब्रह्मवार, वहाँ पे ये फ्लैट था जहाँ पे ये कत्ल हुआ था। अब इसके बाद पुलिस विशाला के मोबाइल को अपने कब्जे में लेती है और जांच शुरू करती है। तो देखती है कि आखिरी कॉल जो है विशाला के मोबाइल पर 12 जुलाई की दोपहर दुबई से है, और वो कॉल किसी और का नहीं है। जो नंबर है वो रामाकृष्णन का है, यानी कि विशाला के पति का है। और ये ठीक उस वक्त का है कॉल जब वो घर से बाहर निकली थी। अब आखिरी कॉल उसको देखने के बाद लोकेशन ट्रेस किया गया उस दिन का विशाला का, तो पता चला कि विशाला घर से तो निकली थी,
लेकिन बैंक नहीं पहुंची। बैंक से पहले ही पहुंचने से ये कॉल आया और इस कॉल के बाद विशाला ने अपना डायरेक्शन चेंज किया और वो उस सोसाइटी में पहुंच गए, उस फ्लैट पे जो उसके पति ने खरीदा था। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठ रहा था कि अचानक बैंक जाना था और वो बैंक गई नहीं, आधे रास्ते से वो लौट गई और फिर फ्लैट पे पहुंच गई और पति का फ़ोन, तो ऐसी क्या बात हुई? अब इस सवाल का जवाब पति ही दे सकता है और पति दुबई में। तो खैर पुलिस ने कहा कि अब पति के आने का इंतज़ार करते हैं ताकि पूछें कि ये मसला है क्या। अब इस दौरान में चूँकि कत्ल की खबर मिल चुकी थी, मौत की, तो रामाकृष्णन दुबई से अगले दिन उडुपी पहुँच जाता है। अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार में वो शामिल होता है, एक पति के तौर पर जो भी रस्में थी वो सब निभाता है। पुलिस इंतज़ार करती है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर पुलिस रामाकृष्णन से पूछताछ करती है कि उस दिन आपको किसी से शक है, किसी की दुश्मनी थी, और फिर उस कॉल के बारे में कि उसके मोबाइल पे ये आखिरी कॉल था, उसके बाद ना उसने किसी से बात की ना कोई दूसरा कॉल आया, और आपके कॉल के बाद वो बैंक नहीं गई बल्कि उस फ्लैट पे गई जो फ्लैट बंद था, खाली था और चाबी उसके पास थी। तो ऐसी क्या बात थी जो आपने बैंक से फ्लैट भेजा? रामाकृष्णन इसके बारे में गोलमोल जवाब देने लगा। पुलिस को उसके जवाब से मुतमईन नहीं थी। पुलिस को लगा कि कुछ छुपा रहा है रामाकृष्णन। पुलिस पूछती रही, लेकिन इसी दौरान में पुलिस ने चुपचाप से रामाकृष्णन के मोबाइल को भी खंगालने का फैसला किया और उस मोबाइल में घुसकर सारे जो रिकॉर्ड है वो पता करने की कोशिश की और इस काम में जुट गई। जैसे ही जुटी, एक अजीब सी जानकारी मिली। 12 जुलाई को बैंक से आने पहले रामाकृष्णन ने फ़ोन किया विशाला को, और उससे ठीक पहले और उसके ठीक बाद उसने 2 कॉल और किए। व्हाट्सएप कॉल थे और ये कॉल उसने किए थे एक दूसरे शख्स को। और इस शख्स के बारे में जब पुलिस ने उस नंबर को देखा और पता किया तो फिर पुलिस को सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद इस व्हाट्सएप कॉल का जो कॉल लॉग में उसने नंबर देखा तो फिर पुलिस ने सीधे सीधे रामाकृष्णन को उठा लिया और बोला कि आपने जुर्म किया, आप एक्सेप्ट करो कि आपने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है। रामाकृष्णन इनकार करता रहता है, लेकिन फिर पुलिस उसके सामने कुछ सबूत रखती है। उनको देखने के बाद रामाकृष्णन टूट जाता है और फिर पूरी कहानी सुनाता है। हुआ ये कि शादी के बाद इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक थी, दोनों दुबई में थे, एक बेटी हुई, लेकिन विशाला थोड़ी सी आज़ाद ख्याल की थी, लोगों से मिलने जुलने में उसे कोई गुरेज नहीं था। लेकिन इन चीज़ों को लेकर रामाकृष्णन एक गलतफहमी पाल बैठा। उसे लगा कि विशाला का किसी और से अफेयर है। उसको अपनी बीवी के कैरेक्टर पर शक होने लगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बहुत खुल के लोगों से बात करती थी, जिंदा दिल इंसान थी। लेकिन कई बार ये होता है कि ऐसी चीज़ें भी शक की वजह बन जाती हैं। तो रामाकृष्णन एक गलतफहमी और शक की बीमारी का शिकार हो गया। उसे अपनी उस बीवी पे शक होने लगा जो बीवी जिंदा दिल थी और बिल्कुल पाक साफ थी, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं होता, वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहा। फिर मार्च में जब इस साल कोरोना उस वक्त था नहीं, तो अपने परिवार के साथ आया और वो आया यहाँ पर, और आने के बाद फिर उसे लगा, उसने कुछ बार फ़ोन पे बात करते हुए देखी, हालांकि वो तफ्तीश कर लेता तो शायद ये कदम ना उठाता, लेकिन उसके दिमाग में शक घर कर चुका था। तो उसे यहाँ आने के बाद फिर यकीन हो जाता है कि विशाला का किसी और के साथ कोई अफेयर है और वो तय कर लेता है कि अब विशाला की जान ले लेगा, लेकिन कैसे। तो मार्च में जब यहाँ रहता है तो इस आने के बाद वो सारा अपना ध्यान इसी पीस पे लगा के रखता है कि किसी तरीके से विशाला को रास्ते से हटाना, लेकिन ऐसा कि उसके ऊपर शक ना हो, और कत्ल तब हो जब वो इंडिया में ना हो, दुबई में हो। इस दौरान में उसे फिर अखबारों और बाकी जगहों से पता चलता है कि कुछ सुपारी किलर नाम की चीज़ भी होती है जो पैसे लेकर कत्ल करते हैं, किराए के कातिल। अब उसने इनके बारे में ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान में उसे पता चला कि गोरखपुर में कुछ लोग ऐसे हैं जो किराए पे कत्ल करते हैं। उसने कुछ अखबार में और कुछ पढ़ा था कि मुंबई और यहाँ वहाँ जाकर बहुत सारे लोग, यूपी के लड़के, और ये पैसे ले लेके छोटी छोटी रकम पे कत्ल कर देते हैं। तो फिर उसने गोरखपुर में एक सुपारी किलर है स्वामीनाथ के बारे में पता चला। ये गोरखपुर जाता है, स्वामीनाथ से मिलता है, उसको सारी चीज़ बताता है और कहता है कि उसे उसकी बीवी का कत्ल करना है। डील 5 लाख रुपए में तय होती है। 2 लाख रुपए वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है और बोलता है 3 लाख रुपए वो दुबई पहुंच कर देगा जिस दिन कत्ल हो जाएगा।
पहला चरण यहाँ पूरा हो गया। इसके बाद अब मार्च में उसको वापस जाना था। दुबई वापस जाने से पहले वो स्वामीनाथ और उसके एक दूसरे दोस्त को बुलाता है, जिन दोनों को ये कत्ल करना था। उडुपी आता है। फिर अपने इसी घर में एक दिन वो उन दोनों को बुलाता है और विशाला से मिलाता है। कहता है ये दोनों हमारे दोस्त हैं, यूपी से हैं, और मैं दुबई में अगर रहूँ और तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो तुम इन दोनों को कांटेक्ट कर लेना, ये तुम्हारी मदद करेंगे। पति के दोस्त पे विशाला ने भी भरोसा किया। उसने कहा ठीक है, बात आई गई हो गई। इसके बाद वो दुबई चला जाता है अपनी पत्नी और बेटी को लेकर। जुलाई में 2 जुलाई को फिर कि अब यहाँ पे थोड़ा ठीक है, तुम कुछ घर में और भी चीज़ें थी, उसी के आड़ में रामकृष्णन विशाला और उसकी बेटी को फिर से इंडिया भेज देता और ख़ुद साथ नहीं आता है। 2 जुलाई को विशाला यहाँ पहुँचती है, 10 दिन घर में रहती है। 12 जुलाई को दोपहर को जब विशाला घर से निकली कि मैं बैंक जा रही हूँ अपने माँ बाप से कहकर, तो जैसे ही वो निकली थी, 11 जुलाई से ही दोनों सुपारी कातिल उडुपी में डेरा जमाए हुए थे। रामकृष्ण फ़ोन करता है विशाला को, वो रास्ते में थी, और वो कहता है कि जिन दोस्तों से मैंने तुमको मिलाया था, वो दोनों दोस्त एक गिफ्ट पार्सल लेकर आए हैं, तो तुमको फ्लैट पे मिलेंगे अपने, तुम वहाँ जाओ। तो ये कहती मैं अभी बैंक के लिए निकली हूँ। बोला बैंक छोड़ दो, बैंक बाद में करना, उनको निकलना है, और वो गिफ्ट पार्सल है, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो फिर उसे लगता है कि मेहमान भी वेट कर रहे होंगे और गिफ्ट पार्सल के नाम पे खुश भी हुई। तो वो बैंक छोड़कर अपने घर पहुंच जाती है। जब घर पहुंचती है तो देखती है दोनों घर के बाहर है, एक बड़ा सा पैकेट लेकर। वो पैकेट लेकर अंदर दोनों दाखिल होते हैं। उसके बाद वो पूछती चाय पियेंगे, वो दोनों कहते हैं हाँ। वो चाय बनाती है, दोनों को चाय देते हैं, दोनों चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद एक शख्स पीछे से आकर अचानक विशाला के गले में लोहे का तार डालता है और गला घोंट देता है। विशाला दम तोड़ देती है। फिर दोनों उसके बाद वो गिफ्ट पार्सल और विशाला के सारे सोने के जेवर जो पहने हुई थी वो सब लेती है और वहाँ से निकल जाते हैं और घर के सारे सामान को बिखरा देते हैं, ताकि ये लगे कि ये मामला लूटपाट का है। बाद में रामाकृष्णन के इस बयान के बाद उडुपी पुलिस यूपी पहुंचती है और गोरखपुर पुलिस की मदद से स्वामीनाथन और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लेती है, और अब तीनों जेल में हैं। तो ये पूरी कहानी ये है कि इसमें अगर 2 चाय की प्याली उस दिन ना होती तो उस पुलिस वाले का कहना था कि शायद उसे ये शक नहीं होता कि इस घर में कोई तीसरा कैसे कौन हो सकता था, लेकिन उस चाय की प्याली ने शक दिया कि कोई ना कोई जानकार था। और दूसरा, उसी दिन अपनी पत्नी को दुबई से फ़ोन करना और व्हाट्सएप कॉल पर सुपारी किलर से बात करना, ये वो छोटी छोटी चीज़ें थी जिसने रामकृष्णन का भांडा फोड़ दिया। और अब वो अपनी ही पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में है, और उस वजह से उसने कत्ल किया जो वजह असल में कहीं थी ही नहीं। उसे अपनी पत्नी के कैरेक्टर को लेकर शक था, और इस शक की वजह से उसने अपना एक हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, कल संडे है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से संडे मनाइए, सब कुछ ठीक हो, और कोरोना में अब भी एहतियात बरतें। मंडे फिर मुलाकात होगी, और एक बार फिर आपसे कहूँगा भाई crimetech.in, ये क्राइम तक का वेबसाइट, इसको ज़रूर पढ़िए, www.crimetech.in क्लिक कीजिए, देखिए, अपने सुझाव दीजिए, राय दीजिए, और मंडे को मुलाकात कीजिए। तो मंडे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।